हाय, आज हम लोग 2005 पेपर का फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ 10 to the power minus 6 kg of water carries 10 to the power minus 6 coulomb charge. Okay, its mass is minus 10 to the power 6 kg and charge is 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, what electric field should be applied to balance its weight? So इसका weight क्या होता है? mg। तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। और चार्ज क्या है? q कितना है? 10 to the power minus 6 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से QE फोर्स अप्लाई होगा, QE फोर्स बैलेंस होगा mg से, तभी बैलेंस हो जाएगा इसका वेट से। नाउ पुट करो 10 to the power minus 6 that into E equals to 10 to the power minus 6 that into G. G is 10 taking. So electric field becomes 10. Okay, volt per meter, that is upward. Okay, our option A is correct. Now next question देखते हैं। When a source of light is kept at a distance of 1 meter from photoelectric cell, okay, 1 मीटर अपार्ट में डिस्टेंस में रखा हुआ है। Now then the value of stopping potential is 4 volt. Okay, तब stopping potential है 4 volt. If it is kept at a distance of 4 meter, now distance बढ़ा के 4 मीटर कर दिया है, then stopping potential will be, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, सोर्स को दूर करने पे ना 1 मीटर से 4 मीटर, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा था 1 वोल्ट था, तो 1 वोल्ट ही ना, सॉरी 4 वोल्ट था स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो 4 वोल्ट रहेगा, रिमेन्स 4 वोल्ट। ओके, तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द ओके क्वेश्चन, now next question, if the end A of wire is radiated with alpha rays and the other end B is radiated with beta rays, तब क्या होगा? हम लोग को पता है अल्फा रेस क्या होता है? पॉजिटिव, और बीटा रेस क्या होता है? नेगेटिव। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट फ्लो होता है, तो इधर क्या होगा? एक करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B end. Okay, our option B is correct. Now next question, a capacitor is charged by using a battery, okay, which is then disconnected. Now ever हम लोग डिसकनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को। चार्ज कैपेसिटर है, हम लोग एक बैटरी के यूज से चार्जिंग कर रहे हैं। ओके, एक प्लेट पे पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव। ओके, नाउ a dielectric slab is introduced between the plates which result in the, now एक dielectric हम लोग प्लेस कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज लेते हैं K। तो क्या होगा? तो क्या होता है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड द प्लेट्स रिड्यूसेस 1/K टाइम्स, 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इफ वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक। ओके, और चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स एंड रिडक्शन इन द स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा बट नो चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट, प्लेट का चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक
फ्रेम स्टेशनरी मतलब स्टेशन, कोई मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी के फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एक फ्रेम जो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो कैसा फ्रेम होगा वो भी एक इनर्शियल फ्रेम। जब कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा तब नॉन इनर्शियल। ओके, ये मूविंग फ्रेम, वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, सो एक इनर्शियल फ्रेम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके, एक 2 kg मास inclined on a horizontal angle 30 degree. The magnitude of frictional force acting on the block. Now frictional force का magnitude we have to find out. If the coefficient of friction between the block and plane is 0.7, so mu friction coefficient is given 0.7. So ऐसा केस है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, एक मास है, तो क्या होगा, mg इधर एक्ट करेगा और दिस एंगल ऑल्सो 30, सो दिस इज mg cos 30, सो इधर नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा जो बैलेंस होगा, n इक्वल्स टू mg cos 30 के साथ n इक्वल्स टू mg cos 30, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स Fr इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। सो म्यू कितना है 0.7 और m है 2, g इज 9.8 और cos 30 √3/2। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इट्स 11.9 न्यूटन। सो और बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन डायग्राम शोज एन आइडियल गैस टेकन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो स्टेट 1 से हम लोग स्टेट 2 तक जा रहे हैं थ्रो ऑप्शनल पाथ ABC, तीनों पाथ दिया हुआ है ABC, और क्या दिया है, Q, W एंड U रिप्रेजेंट हीट सप्लाइड, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, हम लोगों को पता है। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, हम लोगों को पता है U इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो 1 से 2 ओनली 1 एंड 2 पोजीशन पे डिपेंड करेगा, कौन से पाथ से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यू विल बी सेम इन ऑल 3 पाथ, ऑप्शनल पाथ। ओके, तो क्या चेंज होगा, वर्क डन चेंज होगा। देखो केस ए के लिए वर्क डन कितना होगा, ये PV ग्राफ में ये टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया तुम्हारा होगा ए के लिए, और बी के लिए कौन सा एरिया होगा, ये बी पाथ है, बी पाथ के लिए ये ब्लैक पोर्शन, और सी पाथ के लिए देखो इससे भी कम। सो ए पाथ में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। सो WA इज ग्रेटर देन WB एंड WB व्हिच इज ग्रेटर देन WC। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 electrovolt. The ionization energy of helium atom will be, so ionization energy helium by hydrogen atom is given ratio ADE by ZH its whole square. So helium के लिए 2 होगा और EH helium H by Z whole square EH. So 2 by 1 2 होगा और इधर 13.6, so 4 into 13.6, so it becomes 54.4 electrovolt. So our option C is correct. Okay. हीलियम के लिए सेट कितना होगा 2 और हाइड्रोजन के लिए 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ
DHKL इज द स्पेसिंग ऑफ सक्सेसिव लैटिस प्लेन. सो दो सक्सेसिव लैटिस प्लेन के डिफरेंस है DHKL. ओके, प्लेन्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ मिलर इंडिसेस HKL. HKL है मिलर इंडिसेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सो DHKL डिफरेंस जो दो लैटिस प्लेन के सक्सेसिव लैटिस प्लेन के अंदर होता है DHKL, उसका वैल्यू होता है DHKL, उसका वैल्यू इज गिवन A बाई, मतलब लैटिस पैरामीटर A बाई √H² K² प्लस L². ओके, नाउ हम लोग पुट करते हैं एक एक वैल्यू. हम लोग फर्स्ट 3 to 1 D3 to 1 जब पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा A बाई √40 और D231 पुट करेंगे तब भी एक सेम वैल्यू आएगा. जस्ट तीनों का स्क्वायर करके पुट करो √14. सो ये दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं D110, तो कितना वैल्यू आएगा जस्ट A बाई √2 और D210 कितना आएगा A बाई √5. तो कौन सा बड़ा है, तो D10 बड़ा है, और बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, D110 बड़ा है D210 से, क्योंकि इधर छोटे क्वांटिटी से डिवाइड किया हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t equals to 0. नाउ व्हिच वन ऑफ द इज ट्रू. नाउ वेलोसिटी इसमें सी ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि तुम्हारा देखो स्पीड इज 0 फ्रॉम t equals to 0 टू, यहाँ t equals to 0 टू t equals to 10. ओके, इधर वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन भी 0 होगा इस इंटरवल में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑर्गन पाइप इज 200 हर्ट्ज, देन फर्स्ट ओवरटोन कितना हर्ट्ज का होगा. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए. ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी µ0 µ बाई 12, दैट इज गिवन 200 हर्ट्ज. सो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा 2 µ बाई 12, मतलब 400 हर्ट्ज. सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 3 चार्जेस देखते हैं. 3 चार्जेस है इधर. Q is 1 into 10 to the power -7, so 10 to the power -7 कूलम है, और A कितना है 10 सेंटीमीटर. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जस्ट मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं. द पोटेंशियल एनर्जी U equals to 1/4πε0 Q that into -4Q. हम लोगों को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जस्ट 1/4πε0 Q1 Q2 दो चार्ज के लिए डिवाइडेड बाई R, दोनों का डिस्टेंस. इधर कितना चार्ज है 3 चार्ज है, सो 4Q डिवाइडेड बाई A प्लस Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A प्लस 2Q दैट इंटू -4Q डिवाइडेड बाई A. सो पुट करके कैलकुलेशन करने पर हम लोगों को मिलेगा -9 इंटू 10 to the power -3 जूल. सो और बी ऑप्शन इज करेक्ट. आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना. नाउ क्या दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन विंग्स हैविंग देयर वेलोसिटी रेशियो. सो v1/v2 वेलोसिटी रेशियो इज गिवन 1/2 आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल्स. तो मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। सो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है डिरेक्शन ऑफ मोशन के रेस्पेक्ट में। ओके, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ होगा जिसका रेडियस r होगा, तो r is given mv by qb. Okay, now r is proportional to v, that is r is the deflection here. Okay, so r1 by r2 क्या होगा, just v1 by v2, and v1 by v2 is given 1 by 2, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज और मास तीनों कांस्टेंट है, इसलिए r प्रोपोर्शनल टू v. सो डिफ्लेक्शन हमको मिल गया 1:2. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an ideal gas heat engine operated in a cycle between 227 degrees centigrade and 127 degrees centigrade. It absorbs 6 into 10 to the power 4 calorie at the higher temperature. How much work per cycle is heat engine capable of performing? So work हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग ये इजीली, ये हीट इंजन होता है, इधर हॉट टेम्परेचर T1 और इधर इंजन रहता है, इधर हीट एंटर होता है Q, इधर से वर्क आउटपुट निकलता है Q1, इधर से हीट छोड़ता है, और इधर तुम्हारा कोल्ड रीजन T2 रहता है. सो हम लोगों को मालूम है एफिशिएंसी इज गिवन वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब Q1. ओके, ये ऑल्सो गिवन T1 बाई minus T2 divided by T1. So W is Q1 that into T1 minus T2 by T1. So पुट करोगे तो हम लोगों को मिलेगा, तो Q1 कितना है 6 into 10 to the power 4 that into T1 minus T2 is 100, और T1 कितना है 227. तो इसको हम लोग केल्विन में करेंगे तो 500, तो 0 कैंसल, तो इट बिकम्स 1.2 that into 10 to the power 4 joule. So our option D is correct. Okay, now next question क्या है, at what frequency AC would a 6 millihenry inductor and 10 microfarad capacitor have the same frequency? हम लोगों को पता है ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC पे एक्ट करता है, सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जस्ट ओमेगा इक्वल्स टू 2πf फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2π√L इंटू सी. नाउ पुट करो वैल्यू, तो क्या वैल्यू आएगा, जस्ट पुट करने पे 650 हर्ट्ज आएगा, जस्ट कैलकुलेट इट. ओके, पुट L एंड C वैल्यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर पे है. नाउ वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फाई इक्वल्स टू दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स. फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, नो, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स दैट वेरीज विथ टाइम, टी इज टाइम. सो टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. नाउ दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, हम लोगों को करंट निकालना है. सो करंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करने पे हम लोगों को करंट मिलेगा. सो हम लोगों को मालूम है EMF कैसे निकालते हैं, E इक्वल्स टू -d∅/dt. सो -d∅/dt करेंगे तो कितना आएगा, -12t - 5, ओके, वोल्ट
नाउ करंट कितना होगा, आई इक्वल्स टू ई बाई आर, जस्ट पुट करो, तो माइनस 12t सॉरी ये प्लस होगा, प्लस 5 बाई आर। ओके, नाउ कौन से टाइम पे, t इक्वल्स टू 0.25, तो हम लोग को आई निकालना है, t इक्वल्स टू 0.25, तो t के जगह 0.25 पुट करो, तो क्या होगा, -12 दैट इंटू 0.25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ है, 10, जस्ट पुट करो, ये -3 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाई 10, सो इट 0.2 एम्पियर होगा। ओके, आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिसनर मूव्स, लिसनर क्या है, मूव कर रहा है टॉवर्ड्स द सोर्स, एक सोर्स है। ओके, एट द विथ द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड पे, if the source emit a frequency, okay, 20 hertz, the velocity of sound in air is 332 meter per second. Now the wavelength of the note received by listener, so apparent frequency observe करेगा listener, so क्या होता है apparent frequency का फॉर्मूला, हम लोग को मालूम है, न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी। सो इधर न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, और वी कितना है 332 माइनस तुम्हारा 10, वी नॉट इज 10 डिवाइडेड बाई 332, जस्ट पुट करो, कैलकुलेट करो, ये आएगा 1 तुम्हारा 194 हर्ट्ज। ओके, हम लोग फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, पर इधर व्हाट दे आस्क द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकालना है, हम लोग को मालूम है, वेवलेंथ इज वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, v बाई फ्रीक्वेंसी, सो v कितना है 332 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले हैं 194, सो करने पे 1.71 आएगा, सो और बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल लीव्स द अर्थ सरफेस विथ ए स्पीड इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर जी आर ई, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, if its speed far away from the earth would be, बहुत दूर पे इसका स्पीड कितना होगा, प्रोजेक्टाइल जो बॉडी है उसका स्पीड कितना होगा, तो पहले हम लोग को मालूम है एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, √2 g r e। नाउ गिवन वेलोसिटी, हम लोगों का गिवन वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो जब बहुत दूर पे जाएगा तब भी कुछ वेलोसिटी रहेगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन से, हम लोग को पता है एनर्जी कंजर्वेशन 12 mv², अर्थ के सरफेस पे ऊपर जब रहेगा तब कितना होगा, 12 mv² माइनस g/m/re, और बहुत दूर पे जाके सम वेलोसिटी रहेगा, v डैश हो जाएगा, इधर से v वेलोसिटी पे थ्रो करेंगे, सम वेलोसिटी बहुत दूर पे जाके रहेगा, और कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, सो दिस इज टोटल एनर्जी, और इधर बहुत दूर जाके एनर्जी बिकम्स 12 mv²। ओके, नाउ पुट करो, हम लोगों को निकालना है v डैश। ओके, नाउ क्या होगा, v हम लोग को पता है नाउ पुट करो, v² इक्वल्स टू, आप mm कैंसिल आउट, v² माइनस 2g
m by RE. If we write VE in terms of G and M, it becomes root 2 GM by RE. Then this term becomes VE square. So हम लोग को निकालना है V dash becomes V square minus VE square. So V कितना है हमारा, ये 2G 2 to 4 GRE और V कितना है हम लोग को पता है रूट 2 GRE. So 2 GRE. So ultimately it becomes root 2 GRE. Just calculation. Okay, our option C is correct. Now next question क्या है, two waves are given y1 and y2. एक साइन है एक कॉस है. द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. देख सकते हो एक साइन और कॉस के फेज डिफरेंस कितना होता है. साइन 90 प्लस थीटा करने पे कॉस थीटा मिलता है. सो फेज इज 90 डिग्री π/2. और ऐसे भी बोल सकते हो y1 इज गिवन ए साइन ओमेगा टी माइनस kx. ओके, और तुम्हारा y2 इज गिवन ए कॉस ओमेगा 2 माइनस kx. ऐसे लिख सकते हैं y2 को ए साइन π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस kx. सो देखो π/2 ऐड करने पे हम लोग दूसरा हुए. सो π/2 फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर. द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रोवोल्ट. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग को. सो वर्क फंक्शन एच न्यू, एनर्जी एच न्यू नॉट बोलते हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 इलेक्ट्रोवोल्ट. नाउ न्यू नॉट इज 3.3 डिवाइडेड बाय एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 दैट इंटू 10⁻⁻34. और इसे जूल में होता है. इसे भी एसआई में कन्वर्ट करने पड़ेगा. इलेक्ट्रोवोल्ट है, इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट बिकम्स 8 इंटू 10⁻14 जूल. सो आवर जूल ना फ्रीक्वेंसी it is hertz, in terms of hertz. So our option D is correct. Okay.